चलो, तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था इकोसिस्टम के बारे में। एक चार्ट के फॉर्म में हमने इकोसिस्टम के बारे में डिस्कस किया था डिटेल में। ठीक, अभी देखिए इकोसिस्टम से एक जुड़ा कॉन्सेप्ट है जिसको हम बोलते हैं इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट इन्वायरमेंट तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज मीन बाय एन इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट क्या है? देखिए, जो फिजिकल फैक्टर हो या केमिकल फैक्टर हो एज वेल एज बायोलॉजिकल फैक्टर। फिजिकल फैक्टर ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है, केमिकल फैक्टर भी देख चुके हैं, बायोलॉजिकल फैक्टर में लिविंग ऑर्गेनिज्म आएंगे। तो जितने भी फिजिकल, केमिकल एज वेल एज बायोलॉजिकल फैक्टर, ये तीनों के तीनों फैक्टर को आपस में, हम तीनों फैक्टर को आपस में कलेक्टिवली एक साथ कंबाइन कर लेंगे तो इसको कलेक्टिवली हम बोलते हैं इन्वायरमेंट। तो फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल फैक्टर, फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल फैक्टर आर कलेक्टिवली कॉल्ड इन्वायरमेंट। मतलब मैंने क्या बोला, फिजिकल फैक्टर में देखो हम जानते हैं फिजिकल फैक्टर में हमारा आता है एयर, सनलाइट, वाटर, ऑक्सीजन। केमिकल फैक्टर में न्यूट्रिएंट्स आ गया, मान लो फैट, प्रोटीन। एंड बायोलॉजिकल फैक्टर में आएंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये तीनों भी चीज, लिविंग ऑर्गेनिज्म, न्यूट्रिएंट और ये वाटर, ठीक है, ऑक्सीजन, सनलाइट, ये तीनों भी एक दूसरे पे कहीं ना कहीं डिपेंडेंट है, जो कि हम इकोसिस्टम में हमने डिस्कस किया। तो ये तीनों भी आपस में एक साथ इन्वायरमेंट कहलाता है। मतलब यूं आप बोल सकते हो एक लाइन में, सराउंडिंग मतलब क्या, आप ऐसा बोल सकते हो। पहले तो पहले लिख देता हूं, फिजिकल केमिकल एंड बायोलॉजिकल फैक्टर्स। फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल फैक्टर। तो फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल फैक्टर को कलेक्टिवली एनवायरनमेंट। और दूसरे टर्म में शॉर्ट में बोल सकते हैं द कंडीशन इन सराउंडिंग। शॉर्ट में आप बोल सकते हो कंडीशन इन सराउंडिंग। कंडीशन इन सराउंडिंग, आपके चारों तरफ सराउंडिंग में जो भी कंडीशंस आपको दिख रहे हैं, दीज आर नथिंग बट इन्वायरमेंट। इसको हम लोग बोलते हैं इन्वायरमेंट। तो मे भी आपको लेसन के नाम हो सकते हैं इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट, या एक टॉपिक हो सकता है इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट। तो मैं पूरा स्टार्टिंग से लेके एकदम फाइनल तक पूरा डिस्कस कर रहा हूँ, डिटेल में डिस्कस करेंगे इस बारे में। तो कंडीशन इन सराउंडिंग, whatever the conditions in the surrounding is nothing but environment। ठीक है, तो environment का मतलब पहले ये बताओ, समझ में आया environment का मतलब? हाँ सर, समझा। ठीक। यस सर। तो अब देखो, environment को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया। ठीक है, फिर से दो कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया environment को। The first category is natural and the second one is man-made or artificial। So natural environment and artificial environment। तो what are the natural environment? देखो नेचुरल एनवायरनमेंट क्या है, जो नेचर से मिला है हमको, नेचुरली जो मिला है। फॉर एग्जांपल ये हमारा लैंड जिस पे हम रह रहे हैं, ठीक है, एनिमल्स, ह्यूमंस, प्लांट्स, ठीक है, उसके अलावा ओशियन, ठीक है, समुद्र जो है हमारा। इसके अलावा जो भी हमको नेचर से मिला है एनवायरनमेंट में, जो भी चीजें आप अपने चारों तरफ में सराउंडिंग में देखो, जो चीजें एक इंसान नहीं बना सकता है, जो चीजें गॉड ने दिया है, नेचर ने दिया है, उस चीज को हम लोग बोलते हैं नेचुरल एनवायरनमेंट। और जो चीजें इंसानों ने बनाया है, जैसे एग्जांपल इंसानों ने गार्डन बनाया है,
इंसानों ने पॉन्ड्स बनाया है, पॉन्ड्स, ठीक है, वेल, कुआं, तालाब, गार्डन, ये सारी चीजें इंसानों ने बनाया। इसके अलावा इंसानों ने इंडस्ट्रीज बनाई, इंडस्ट्रीज, ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें जो आप अपने सराउंडिंग में देख रहे हो जिसको इंसानों ने बनाई है, जो हमारे इन्वायरमेंट, हमारे सराउंडिंग में हमको दिख रहा है, जो इंसानों ने बनाया है, जो मैन मेड है, उसको हम रखते हैं आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट में। और जो गॉड का दिया हुआ है, नेचर का दिया हुआ है, उसको हम रखते हैं नेचुरल इन्वायरमेंट, ठीक है। तो नेचुरल इन्वायरमेंट एंड आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट मिलके एक इन्वायरमेंट बना है। और आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट पे हम कहीं ना कहीं डिपेंडेंट है, हमारी जो जरूरत की चीजें, फॉर एग्जाम्पल यू नीड स्लीपर, यू नीड क्लॉथ्स, क्लॉथ्स कहाँ मिलेगा? इंडस्ट्रीज में मिलेगा। इंडस्ट्रीज क्या है? ये मैनमेड इन्वायरमेंट का एक पार्ट है, ठीक है। तो हम लोग एक दूसरे पे डिपेंडेंट, तो कहीं ना कहीं हम इस इन्वायरमेंट के डेफिनेशन को भी इकोसिस्टम बोल सकते हैं। इट इज आल्सो अ टाइप ऑफ इकोसिस्टम, ये एक इकोसिस्टम भी है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक छोटा सा कुआं ले लो, वेल, ठीक, या एक रिवर ले लो, नदी ले लो, तो उसमें उस नदी की इकोसिस्टम की अगर मैं बात करूं तो उस नदी के अंदर, उस रिवर के अंदर जो फिशेस होंगे, एक्वेटिक प्लांट्स होंगे या एक्वेटिक एनिमल्स होंगे। एक्वेटिक एनिमल में भी एक्वेटिक प्लांट पे डिपेंडेंट हो, या फिर हायर एक्वेटिक एनिमल्स लोअर एक्वेटिक एनिमल्स को खाते रहेंगे, उन पे डिपेंड करेंगे। लोअर एक्वेटिक एनिमल्स, उसके अंदर जो प्लांट्स रहेंगे, ठीक है, जो प्लांट्स रहेंगे उनको खाते रहेंगे। प्लांट्स जो है वो न्यूट्रिएंट्स लेते रहेंगे पानी के अंदर से। तो वो हो गया वाटर का, उस रिवर का इकोसिस्टम। रिवर का इकोसिस्टम क्या है? जो उसके अंदर मिनरल्स है या न्यूट्रिएंट्स है, वो प्लांट्स ले रहा है, एक्वेटिक प्लांट्स। उस एक्वेटिक प्लांट्स को लोअर एक्वेटिक एनिमल्स खा रहे हैं, लोअर एक्वेटिक एनिमल्स को हायर एक्वेटिक एनिमल्स खा रहे हैं। तो इट इज द इकोसिस्टम ऑफ दैट रिवर ओनली। अर्थ इज ऑल्सो इकोसिस्टम, एन इकोसिस्टम। अर्थ इज द लार्जेस्ट इकोसिस्टम। ये अर्थ क्या है? पूरा ये भी एक इकोसिस्टम है, सब एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, और ये एक लार्जेस्ट इकोसिस्टम। और उसी में है एनवायरनमेंट, जिसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया, नेचुरल और मैनमेड, ठीक। अब एनवायरनमेंट जो होना चाहिए बेटा, जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि इकोसिस्टम बैलेंस होना चाहिए, ठीक है। अगर ये अनबैलेंस हुआ तो दिक्कतें आएंगी, ठीक है। तो ठीक उसी तरह इन्वायरमेंट जो है, जो मैन मेड इन्वायरमेंट है, मैन मेड इन्वायरमेंट, आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट, ये कहीं ना कहीं क्या कर रही है? प्रॉब्लमैटिक क्रिएट कर रही है, प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है, प्रॉब्लमैटिक है। मतलब कहने का मतलब कि ये अनबैलेंस कर रही है, जो बैलेंसिंग बना हुआ एनवायरनमेंट का, उसको अनबैलेंस कर रही है। तो उसको हम देखते हैं, फैक्टर्स, हेडिंग डालते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग इन्वायरमेंट। तो वहां पे हम देखते हैं कि कैसे आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट जो है नुकसान पैदा करे, प्रॉब्लमैटिक है, प्रॉब्लम्स क्रिएट करे, ठीक है। तो नेचुरल का एग्जांपल तो आप लिख ही लोगे, आर्टिफिशियल का भी एग्जांपल लिख लोगे, तो लिख ही देता हूँ, एयर, वाटर, लैंड, ठीक है, एक्सेट्रा। यहाँ पे गार्डन, पॉन्ड्स मेड बाय मैनमेड, मैनमेड गार्डन, पॉन्ड्स और इंडस्ट्रीज, व्हाटएवर यू वांट, ये सब मेड बाय या फिर मैनमेड। क्योंकि बहुत सारे पॉन्ड्स हैं और रिवर्स जो नेचुरल है, नेचर, ठीक है, गॉड की तरफ से। लेकिन कुछ पॉन्ड्स वगैरह हमने खुद बनाए, इंसानों ने खुद बनाए। तो अब हम हेडिंग देंगे, दूसरा हेडिंग, फैक्टर्स अफेक्टिंग इन्वायरमेंट, ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग इन्वायरमेंट। फैक्टर्स अफेक्टिंग इन्वायरमेंट, अगर हम बात करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग इन्वायरमेंट की, तो क्या क्या फैक्टर्स? अभी दो फैक्टर्स होंगे, एक नेचुरल फैक्टर्स और एक आर्टिफिशियल फैक्टर। नेचुरल फैक्टर
आर्टिफिशियल फैक्टर। नेचुरल फैक्टर एंड आर्टिफिशियल फैक्टर। नेचुरल फैक्टर में क्या क्या आ सकता है? एग्जाम्पल में आ सकता है, देखो मैंने अभी बोला आपको कि मैनमेड जो है वो बैलेंस को खराब कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं कभी कभी कुछ बैड इम्पैक्ट नेचुरल फैक्टर की वजह से भी होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप अर्थक्वेक ले लो, आप फ्लड ले लो, सुनामी ले लो, फॉरेस्ट फायर ले लो। These are nothing but natural factors which actually affects the environment. Environment पे कुछ ना कुछ अफेक्ट होगा ना, अगर अर्थक्वेक आ गया या फ्लड आ गया। देखो अर्थक्वेक आया तो अर्थक्वेक का आना या फ्लड का आना या सुनामी का आना या फॉरेस्ट का फायर होना, these all are the natural disaster जो नेचर की तरफ से आता है। ठीक है, इस बात से मान लीजिए, और ये कहीं ना कहीं इकोसिस्टम को बैलेंस करने के लिए भी होता है। ओवर पॉपुलेशन अगर हो गया है कहीं तो पॉपुलेशन में कमी आ जाती है। ठीक, तो कहीं ना कहीं बैलेंस के इकोसिस्टम को बैलेंस करने के लिए किया गया, लेकिन इसका कहीं ना कहीं इफेक्ट इम्पैक्ट पड़ता ही पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल मान लो कहीं पे अर्थक्वेक आया, अर्थक्वेक होने की वजह से कोई इंडस्ट्री बर्बाद हो गया, कई बिल्डिंग्स गिर गई, तो अभी देखो वहां पे हम डिपेंडेंट थे उस इंडस्ट्री पे। मान लो आपके आजू बाजू में कुछ जनरल स्टोर्स थे, वो पूरे टूट गए। अब आप जनरल स्टोर से आप डेली डे टू डे लाइफ की जो चीजें थी आप वहां से लेते थे, आप क्या करेंगे, आप वहां से नहीं ले पाएंगे, आपको दूर जाना पड़ेगा। आप उस पर डिपेंड थे तो आपकी डिपेंडेंसी खत्म हुई, आपको प्रॉब्लम हुआ, बैड इम्पैक्ट तो हुआ ना। इंडस्ट्री गिर गई, अगर इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री थी, वो इंडस्ट्री तो लॉस हो गया, इंडस्ट्री को भी लॉस हुआ। जिसका इंडस्ट्री था उसके वर्क, वहां जो वर्कर काम कर रहे थे उनको लॉस हुआ। ठीक है, उन वर्कर की वजह से उन वर्कर के घर में जितने लोग थे उनकी फैमिलीज को प्रॉब्लम हुई। तो देखो इससे भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो रहा है, लॉस हो रहा है। ठीक है, ये बैलेंस इकोसिस्टम को बैलेंस करने के लिए रहता है, लेकिन इसका भी इम्पैक्ट है, अर्थक्वेक, फ्लड, सुनामी, फॉरेस्ट फायर। बट बेटा नेचुरल से ज्यादा, मेरा तो ये मानना है कि नेचुरल से ज्यादा जो है ना मैन मेड इन्वायरमेंट। मतलब साइंस, आज मॉडर्न साइंस ने इतना ज्यादा डेवलपमेंट कर लिया है, इतना डेवलप हो चुका है कि वो कभी कभी नेचर के साथ खिलवाड़ करना चाहता है, विच इज रियली रियली इम्पॉसिबल, जो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। और यही वजह है कि उसकी वजह से जो इम्पैक्ट होता है, जो बुरा प्रभाव, जो बैड इम्पैक्ट होता है, वो हम सबको झेलना पड़ता है एक साथ। ठीक है, तो अभी देखिए आर्टिफिशियल फैक्टर में, आर्टिफिशियल फैक्टर में क्या होगा दोस्तों? आर्टिफिशियल फैक्टर में कोई एग्जांपल बताओ फटाफट, कोई आप में से? टेररिस्ट अटैक, सॉरी, टेररिस्ट अटैक, यस टेररिस्ट अटैक, गुड। और कोई? Hello, sir. Nuclear power. Explosion of nuclear plant. वेरी गुड, एयर पोल्यूशन ऑफ बहुत सही बोला। देखो चलो, तो आर्टिफिशियल फैक्टर में एक समय ले रहा हूँ डिफॉरेस्टेशन। देखो मैंने डिफॉरेस्टेशन को पहले इसलिए लिखा क्योंकि आप जान रहे हो बेटा डिफॉरेस्टेशन की वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आते हैं। और यही वजह है कि एपीजे अब्दुल कलाम ने बोला था कि आप अपने बर्थडे पे, अपने जन्म पे आप एक पेड़ लगाओ, क्योंकि प्लांट्स जो है ना वो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जानते हैं, क्योंकि प्लांट्स अगर नहीं रहेंगे तो उनको ऑक्सीजन लेने में प्रॉब्लम होगा। वी नीड ऑक्सीजन और दे नीड्स कार्बन डाइऑक्साइड। वी बोथ आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, डिपेंडेंट विद ईच अदर, दोनों के दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। और हम आज क्या कर रहे हैं, बिल्डिंग को बनाने के लिए प्लांट्स को हम क्या कर रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं। ठीक है, और इसके बारे में आपने सोशल स्टडीज पढ़ा होगा, चिपको मूवमेंट भी बहुत सारा इसकी हिस्ट्री है बहुत सारी। हाँ, चिपको मूवमेंट करके है। ठीक है, और भी बहुत सारे हैं जो पेड़ को पकड़ लेते हैं प्लांट्स को कि नहीं आप इसे मत काटो। तो डिफॉरेस्टेशन की वजह से बहुत प्रॉब्लम है। आप देखो जहां
प्लांट्स नहीं है वहां पॉल्यूशन ज्यादा है, पूरा बैलेंस खराब हो जाता है बेटा, पूरा बैलेंस खराब हो जाता है। आपको पता होना चाहिए कि आज भी हिरोशिमा और नागासाकी पे जहां एटम बम गिराया था, आज भी वहां पे प्लांट्स नहीं उगते हैं, घास ग्रास नहीं जमता उस जगह पे, और आज भी लोग वहां लंगड़े लूल्हे पैदा होते हैं। आज भी इतना ज्यादा बैड इम्पैक्ट था उस न्यूक्लियर बॉम्ब का, एटम बॉम्ब का, इतना ज्यादा बैड इम्पैक्ट, और उसकी वजह से वहां इतना ज्यादा पॉपुलेशन है, इतना ज्यादा पॉपुलेशन है कि पॉपुलेशन का नतीजा है। ठीक है, तो प्लांट्स इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि अगर प्लांट्स नहीं है तो पूरा बैलेंस खराब हो जाता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, और अगर हम कंटिन्यू डिफॉरेस्टेशन अगर होता रहा तो एक ऐसा टाइम आएगा कि हमको ऑक्सीजन लगा के घूमना पड़ेगा। इसके बाद का ही नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इन्वायरमेंट कंजर्वेशन, कैसे कंजर्व करेंगे वो वहां पे बताऊंगा। तो मैं भी बता रहा हूं कि अगर हम डिफॉरेस्टेशन को ना रोके तो आने वाले समय में फ्यूचर में क्या होगा हमारे साथ, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे फ्यूचर के जनरेशन को ऑक्सीजन लगा के घूमना। ठीक है, मैंने एक टेक्स्ट बुक में एक पॉइंट पढ़ा था कि वहां पे वो पॉइंट बहुत अच्छा लगा था मुझे। वो पॉइंट ये था कि हमको जो लाइफ मिली है अर्थ पे, अर्थ जो हमें मिला है वो हमें लीज पे मिला है, भाड़े पे मिला है, रेंट पे मिला है। ये हमारा जागीर नहीं है, हमारे एंसेस्टर की जागीर नहीं है। मतलब इसको जागीर मत समझो आपके कि आपके एंसेस्टर ने आपके लिए रखा था, ये लीज पे, आप लीज पे हो। ठीक है, वो प्रॉपर्टी आपने खरीदी लेकिन आप लीज पे हो। लीज पे इसलिए हो ताकि आपके आने वाले जनरेशन इसका फायदा उठा सके। अगर आप इसको अपनी प्रॉपर्टी समझ के यूज करोगे तो फिर हो सकता है आपके आने वाले जनरेशन को प्रॉब्लम। तो आप ये समझो कि आप लीज पे हो, रेंट पे हो, ताकि हमारे फ्यूचर के जनरेशन को कोई दिक्कत ना आए। और ये पॉइंट बुक मुझे बहुत अच्छी लगी। आप भी सोचो इस पॉइंट में कितनी बड़ी बात दी है। इसके अलावा एक और पॉइंट महात्मा गांधी ने बोला था, अगर आपको याद होगा तो। महात्मा गांधी ने क्या बोला था बेटा कि अर्थ जो है ना, अर्थ पे ह्यूमंस सेटिस्फाई है। अर्थ पे वो सारी चीजें हैं जिससे ह्यूमन को सेटिस्फिकेशन मिले। अगर वो लालची ना हो तो, ग्रीडी, अगर वो लालची ना हो, ग्रीडी ना हो, मतलब अर्थ पे सारी चीजें हैं जिससे वो सेटिस्फाइड हो जाए। सेटिस्फिकेशन के लिए सब चीजें हैं, लेकिन ग्रीडी के लालच के लिए चीजें नहीं है। तो महात्मा गांधी ने क्या कहा था? महात्मा गांधी ने बोला था द अर्थ इज satisfied for everyone's need, not everyone's greed. देखो ये जो स्टेटमेंट है ना बेटा, स्टेटमेंट में बहुत बड़ी बातें छुपी हुई है। इसको आप ध्यान से अगर पढ़ोगे तो the earth is satisfied for everyone's need. अर्थ से सेटिस्फिकेशन इसको मिल जाएगा, हर एक की जरूरत को पूरा किया जा सकता है, बट हर एक की लालच को नहीं पूरा किया जा सकता। ठीक है, और अगर हम डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं इसमें ग्रीड भी है, ग्रीडी भी शामिल है, लालच भी शामिल। क्योंकि हम सोचते हैं कि इसके प्लांट्स की जगह पे अगर बिल्डिंग्स होगी तो वी विल अर्न मोर मनी। जैसे कि आप मूवीज वगैरह में भी देखते होंगे, डिफॉरेस्टेशन इसलिए करते हैं, या फिर द पुअर फैमिली जहाँ पे रहते हैं उनको भी हटाते हैं वहां से ताकि वहां पे एक बिल्डिंग बनाई जाए, एक होटल बनाया जाए। वैसे ही वो क्या करते हैं, जंगलों में डिफॉरेस्टेशन करते हैं ताकि वहां पे एक बड़ा सा होटल बना, बड़ा सा बिल्डिंग बने, ताकि वो इन्वेस्टमेंट करे वहां पे, इसमें उनको बहुत सारा इनकम आए। तो कहीं ना कहीं फायदे के लिए किया, लेकिन इससे बहुत बड़ा नुकसान है। इससे पूरे ह्यूमैनिटी का, पूरे मानव जाति का बहुत ज्यादा नुकसान है, और वो नुकसान कहीं ना कहीं आज दिल्ली झेल रहा है। दिल्ली में पॉल्यूशन और मुंबई झेल रहा है। आप जानते हो कि दिल्ली और मुंबई में पॉल्यूशन कितना है? वो तो अभी लॉकडाउन की वजह से अभी ट्रांसपोर्ट बंद था कुछ दिनों तक, तो पॉल्यूशन में बहुत ज्यादा कमी आई है। नहीं तो पॉल्यूशन इतना ज्यादा है दिल्ली में, सबसे ज्यादा तो दिल्ली में और फिर मुंबई। और धीरे 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 हो सकता है पुणे में भी हो जाए, और भी सिटीज में हो जाए, धीरे 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 ये विलेज तक आ जाए, रूरल एरिया तक आ जाए। ठीक है, तो आज ये जो अलग अलग नेचुरल डिजास्टर जो आ रहे हैं ना, उसका भी ये भी रीजन है बेटा, नेचुरल डिजास्टर आने का।
क्योंकि पॉपुलेशन इतना बढ़ चुका है, पॉल्यूशन इतना बढ़ चुका है, तो उसको बैलेंस करने के लिए नेचर कुछ ना कुछ डिसीजन लेती है, और जिसका सबको भुगतना पड़ता है किसी ना किसी की कमी की वजह से। और आर्टिफिशियल डिजास्टर में ये तो डिफॉरेस्टेशन की बात हो गई। डिफॉरेस्टेशन के बाद एक्सप्लोजन, जैसे अभी किसी ने बोला एक्सप्लोजन, ठीक है। इसके अलावा और क्या आ सकता है? इसके अलावा आ सकता है फिशिंग। देखो हम फिशिंग करते हैं एक्वेटिक प्लांट्स को, ठीक है, आप एक्वेटिक प्लांट्स को यूज करो लेकिन एक लिमिट में। एक्वेटिक प्लांट्स को इतना ज्यादा फिशिंग करते हैं हम कि फिर हाँ ओवर क्रेज हो जाता है। इसके अलावा हॉन्टिंग, ठीक। तो ये सारी चीजें जो बेटा हम कर रहे हैं, जिसके इसका बैड इम्पैक्ट हो रहा है कहीं ना कहीं, ठीक है। इसके अलावा जो इंडस्ट्रीज हैं वहां से केमिकल्स जो रिलीज होते हैं इंडस्ट्रीज से, मतलब केमिकल्स का एक्सप्लोजन, उसका बहुत ज्यादा बैड इम्पैक्ट है। आप जानते हो उससे पॉल्यूशन हो रहा है, एयर पॉल्यूशन तो हो ही रहा है, इसके अलावा वाटर पॉल्यूशन भी हो रहा है, क्योंकि उनके केमिकल्स को, उनके कलर्स को, उसके अंदर जो केमिकल्स निकल रहे हैं या कलर निकल रहे हैं, डाई निकल रहे हैं, उसको वो क्या करते हैं, उसको वो रिवर में, नजदीक लेक में या पॉन्ड्स में या सी में डाल देते हैं, जिसकी वजह से वहां भी क्या होता है, पूरा पूरा पॉल्यूशन होता है। इसके अलावा डर्टी क्लॉथ्स रख देना, डर्टी क्लॉथ्स को जमीन के अंदर देना, सॉइल में, सॉइल पॉल्यूशन होता है। तो कहीं ना कहीं बेटा बहुत ज्यादा बैड इम्पैक्ट, आर्टिफिशियल फैक्टर सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक, ठीक है, सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक आर्टिफिशियल। इसलिए मैं बोल रहा हूँ बेटा, जो स्टेटमेंट बुक का है वो स्टेटमेंट पे ध्यान रखो कि हमारा जो बेटा, हम जो अर्थ पे ये लीज पे है, रेंट पे, ठीक है, ये हमारे हमेशा रहने की चीजें नहीं। ये आप भी जानते हो कि आप कोई भी यहाँ जिंदगी हमेशा के लिए नहीं आए, कोई भी अमर नहीं है, हम हमेशा नहीं रहने वाले हैं। हमारे फ्यूचर के जनरेशन को दिक्कत ना हो, वो बैलेंस रहे, उनको प्रॉब्लम ना हो, उनको पॉल्यूशन ना झेलना पड़े, तो इसीलिए हम ये समझ के आ रहे हैं कि हम रेंट पे, हम लीज पे, और हम कुछ ऐसा ना करें कि उनको आगे फ्यूचर, हमारे फ्यूचर आने वाले जनरेशन को प्रॉब्लम। समझ में आया? हाँ सर। हाँ हाँ यस सर। सर। ठीक, गुड। चलो तो इतना पहले फटाफट कॉपी करते हैं। चलो ठीक है, हम कंटिन्यू करते हैं। तो बात चल रही थी बेटा आर्टिफिशियल फैक्टर। तो ठीक है, इन्वायरमेंट की हमने बात कर रहे थे हम, फैक्टर्स अफेक्टिंग इन्वायरमेंट। अभी बेटा ये जो हमने देखा, इतने सारे फैक्टर्स हैं जो इन्वायरमेंट को अफेक्ट कर रहे हैं, उसमें मुझे आप बताओ कि कौन सा ऐसा सबसे इंपॉर्टेंट और मेजर फैक्टर है जो इन्वायरमेंट को बहुत ज्यादा इम्पैक्ट कर रहा है? बोलो। यस, पॉल्यूशन। वेरी गुड आर्या, पॉल्यूशन। पॉल्यूशन जो है बेटा वो सबसे इंपॉर्टेंट और मेजर फैक्टर है जो कि बहुत ज्यादा बैड इम्पैक्ट देता है। पॉल्यूशन, पॉल्यूशन क्या है बेटा? अनवांटेड, अननेसेसरी, अनएक्सेप्टेबल इन्वायरमेंटल चेंजेस। पॉल्यूशन क्या है? व्हाट इज पॉल्यूशन? अनवांटेड, अननेसेसरी, अनएक्सेप्टेबल इन्वायरमेंटल चेंजेस। इन्वायरमेंटल में जो चेंजेस हो रहा है ना, हमको वो चाहिए ना, हम उसका एक्सेप्ट करेंगे ना ही वो हमारे लिए जरूरी है। इस तरह की अनवांटेड, अनएक्सेप्टेबल, अननेसेसरीली जो इन्वायरमेंट चेंजेस, उसको हम बोलते हैं पॉल्यूशन। तो कैसे डिफाइन करेंगे पॉल्यूशन को? The unnecessary, unwanted, and unacceptable environmental changes in nothing but pollution. पॉल्यूशन के मेजर रीजंस क्या है? पॉल्यूशन तो बेटा हम जानते हैं अच्छे से कि एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, ठीक है। अब एयर पॉल्यूशन के सोर्स क्या आप अच्छे से जानते हो? व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ एयर पॉल्यूशन? क्या है सोर्सेज? व्हीकल्स, फैक्ट्रीज। यस, cars, वेरी गुड। vehicles, यस, वेरी गुड। इंडस्ट्रीज वगैरह हो गया, ठीक है, एयर पॉल्यूशन, व्हीकल्स हो गया, ये सारी चीजें। इसके अलावा वाटर पॉल्यूशन, सेम इंडस्ट्री, केमिकल्स को क्या करते हैं वो सीवेज। वाटर में, हाँ, सीवेज में, वेरी गुड। इसके अलावा सॉइल की बात करें, सॉइल में क्या होगा? वही लैंड पे केमिकल्स को लैंड पे छोड़ना, एक्सप्लोजन करना, ठीक है, एज वेल एज सर एक्सीडेंट की वजह से भी होता है। हाँ, वेरी गुड। डर्टी क्लॉथ्स को हम लैंड पे रख देते हैं, उसकी वजह से मतलब भी हो सर सकता है। ये सारी चीजें तो आप अच्छे से जानते हाँ हो पॉल्यूशन।
अब मुझे बताओ कि जो पॉल्यूशन होता है उसका उसके जो मेन रीजन है वो क्या है पॉल्यूशन में? कोई भी पॉल्यूशन, इट मे बी एनी टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन, बट व्हाट आर द मेन रीजन बिहाइंड दिस पॉल्यूशन? व्हाट आर द मेन रीजन? People's misbehavior. चलो तो मैं बताता हूं आपको। फर्स्ट आएगा, पहला है हमारा उसमें ओवर पॉपुलेशन। वेरी गुड, किसी ने बोला पॉपुलेशन, ओवर पॉपुलेशन। पॉपुलेशन पॉपुलेशन जितना होना चाहिए उससे ज्यादा हो रहा है, ओवर पॉपुलेशन। ठीक है, सबसे पहली चीज। और यही वजह है कि बेटा उसको बैलेंस करने के लिए नेचुरल डिजास्टर आता है, नेचुरल फैक्टर, अर्थक्वेक के फॉर्म में, फ्लड के फॉर्म में, सुनामी के फॉर्म में। ठीक है, हमको बुरा लगता है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ह्यूमन है हम, ठीक, इमोशंस है हमारे अंदर, बट कहीं ना कहीं वो बेटा वो नेचुरल फैक्टर है और वही नेचर है, नेचर बैलेंस करने के लिए कुछ ना कुछ करता है। ठीक है, तो ओवर पॉपुलेशन पहला सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर, ओवर पॉपुलेशन। ठीक है, ओवर पॉपुलेशन के अलावा एक्सप्लोजन, एक्सप्लोजन, एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन में बहुत सारी चीजें हो सकती है, लाइक लैब में एक्सप्लोजन हो सकता है, या फिर बिल्डिंग में किसी वजह से एक्सप्लोजन हो गया। तो टॉक्सिक गैसेस का हम लोग वार्म अप करते रहते हैं कि टॉक्सिक गैस किस तरीके से लैंड सॉइल के अंदर, तो उसमें कभी कभी इसके अलावा मिसाइल्स को लॉन्च करते हैं। ठीक है, तो इस तरह के एक्सप्लोजन में आएंगे। ठीक है, इसके अलावा थर्ड हमारा है फास्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन, फास्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन। फास्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक है, फास्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब आप देख रहे हो बेटा कितनी तेजी से मॉडर्न एज में नई इंडस्ट्रीज आ रही हैं। मतलब एक टाइम था बेटा, आज से ज्यादा दूर नहीं, आपको मैं 20 इयर्स अगो लेके जा रहा हूँ, 20 साल पहले की अगर बात करो आप, तो आप इंडस्ट्री 20 साल, अभी 2000 में चले जाओ, 2020 चल रहा है, 2000 का ले लो, नेट पे अभी चेक कर लो आप, एवरेज वहां पे मिल जाएगा आपको कि 2000 से 20 साल में कितनी नई इंडस्ट्रीज आ गई, कितनी नई इंडस्ट्रीज आ गई। मतलब यही 20 साल पहले हमको कोई सामान अगर लेना रहता था तो इंडस्ट्रीज को अपने ही एरिया में प्लान कर लिया, इंडस्ट्रीज को अपने नजदीक के एरिया में प्लान कर लिया, हमारे आसपास, ताकि हमको दूर न जाना पड़े, हमारे आसानी के लिए। ठीक है, इजी ट्रांसपोर्टेशन के लिए, लेकिन वो हमारे लिए बहुत ज्यादा बैड इम्पैक्ट। ठीक है, उसका बहुत बुरा असर हम पे पड़ेगा। और उसका वो क्या है आप जानते हो, इंडस्ट्रियल से क्या क्या चीजें निकलती है, वेरियस टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन। इंडस्ट्रीज का मतलब है पॉल्यूशन का दुकान। इंडस्ट्री को आप समझो, एक नाम दे दो, पॉल्यूशन का दुकान, स्टॉप ऑफ पॉल्यूशन, पॉल्यूशन क्लब बोल सकते हो आप। ठीक है, पॉल्यूशन का भ्रमार है वहां। तो फास्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन थर्ड रीजन हो गया। ठीक है, इंडस्ट्री के अलावा आप जानते हो बेटा अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन, अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन। आप देख रहे हो अर्बन एरिया, मतलब बहुत सारे रूरल एरिया अर्बन एरिया में आ रहे हैं। आप सॉरी, फिर से वही 20 इयर्स का आप निकाल लो, 20 इयर्स के बीच में, तो आपको दिखेगा बहुत सारे रूरल एरियाज जो थे अभी अर्बन एरिया में आ गए। तो ये इस तरीके से बिना प्लान किए हुए अर्बन एरिया का, अनप्लान अर्बन एरिया का बनना, तो हम क्या बोलेंगे इसको, अनप्लान अर्बनाइजेशन। अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन। ठीक, अनप्लान अर्बनाइजेशन। और क्या हो सकता है बेटा, कम से कम 5 कर लेते हैं, 4 हो गए। और एक जिसके बारे में काफी बातें की हमने, डिफॉरेस्टेशन, है ना, डिफॉरेस्टेशन। हाँ अभी जो भी बेटा ये 5 लिखे हैं ना हमने, ये 5 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मेजर फैक्टर्स हैं। दीज आर द मेजर फैक्टर्स और मेजर रीजंस
बिहाइंड द पॉल्यूशन। पॉल्यूशन के सबसे बड़े रीजन ये 5 है। इनको ही आप डिटेल में इतनी बातें, मैं इनके ऊपर इतनी बातें कर सकता हूँ कि 4-5 घंटे कंटिन्यू बोल सकता हूँ सिर्फ इनके ऊपर, इतनी बातें कर सकता हूँ मैं इनके ऊपर, ये इतना बड़ा टॉपिक है। ठीक है, तो पॉल्यूशन में ओवर पॉपुलेशन, एक्सप्लोजन, फास्ट इन्फ्लेशन एंड प्लान urbanization and deforestation. These are the reasons behind the pollution. And pollution is nothing but unwanted, unnecessary, unacceptable environmental changes. Clear हुआ सबको ये? हाँ सर क्लियर। हाँ सर। गुड। इसके बाद जो टॉपिक है शायद एयर पोल्यूशन भी शायद दिया रहेगा आपको, अगर दिया रहेगा तो इजी है। एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन एंड सॉइल पोल्यूशन, इसके क्या सोर्सेस हैं, इससे क्या नुकसान हो सकते हैं, ये सब आप अच्छे से जानते हो। ठीक है, क्योंकि 7th 8th 9th ये सब 7th 8th 9th में तो ये सब पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये सब तो बहुत इजी है। चलो, इसके बाद ये होने के बाद हम पढ़ेंगे कंजर्वेशन। कंजर्वेशन के पास हॉटस्पॉट पढ़ेंगे। हॉटस्पॉट जब हो जाएगा हमारा, तो एक इंडेंजर्ड स्पीशीज, ये 3 टॉपिक रह गए हमारे, जितने ही रहने दो। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में क्या डिस्कस करेंगे हम, ये 3 टॉपिक के बारे में ट्राई करूंगा कि नेक्स्ट लेक्चर में फिनिश ही हो जाएगा नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, हाँ सर। चलो, हाँ। गुड बाय।